याद आ रहा है राय साहब की ऊर्जा, राय साहब की उमंग, राय साहब की जज्बा और विशेष करके नई पीढ़ी की लोगों को मैं उस दिन की आदर आज भी भूल नहीं पाता हूं। वही आकर्षण मेरे को एक आदेश के रूप में इधर में उनकी कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं सोचा राय साहब को वर्णन कैसे करूं। राय साहब भारत की इस विचार प्रवाह में बहुत सारे आज़ादी के उपरांत, आज़ादी के पहले बहुत सारे विचार प्रवाह बने हैं। समाजवादी बने हैं, मेरे बड़े भाई त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, हरिवंश जी भी उस विरासत के आज के प्रतिनिधि हैं। हम लोग सब संघ वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। और फिर राय साहब की जो मित्रता की परिव्याख्या हुई, उनके अनेक मित्र आलोचक भी हैं, यानी वो निश्चित रूप में एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग मित्र होंगे। फिर गांधीयंस भी हैं। फिर आज के बाजारवादी व्यवस्था में कई प्रकार के इजिम आए हैं। उसी के अंदर मूल चैलेंज है भारतीय विचार प्रवाह को बचाए रखना। मैं राय साहब को एक त्रिवेणी संगम मानता हूं, अनेक विचारधाराओं की। मनोज जी ने जिसको कहा, जीने वाला व्यक्ति सिर्फ किताबों में लिखना और उसको पढ़ के व्याख्यान करना, जो राय साहब को थोड़ा बहुत नज़दीक से दिखा है, वही जानता है कि राय साहब जैसे तपस्वी कैसे होते हैं। मूलतः भारतीयता को और मानवता को प्रकाशित करने का जीता जागता, तो उसको कभी क्या कहा जाए, कभी दधीची कहा जाए। उनकी तपस्या से, उनकी त्याग से समाज की सुविचार आज प्रकाशित हुए हैं, या उनको चाणक्य क्या कहा जाए। मेरे जैसे, मनोज जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को समाज जीवन की कामों के लिए तैयार करने में वो हमारी प्रेरक भी रहे। इसीलिए मैं कभी बचपन में एक विषय पढ़ा था साहित्य में। आज मनोज जी की भाषण सुन के मैंने कहा कि भाई साहब आज तो आप साहित्यकार हो गए। मनोज जी मैं कभी मनोज जी को मेरे गांव लेके गया था। मनोज जी धोती पहनते हैं और अमूमन हमारे देश में धारणा धोती पहनने वाला शायद थोड़ा बनारस की धोती पहनने वाला शायद एक थोड़ा पीछे टाइप का आदमी होगा। तो एक भारत की बड़े नेता थे, वो मेरे साथ थे कार्यक्रम में। जब कार्यक्रम वगैरह हुआ, मनोज जी तब रेल विभाग के काम दिखते थे, तो मनोज जी की समीक्षा, कुछ जन समस्या, कुछ समाधान, बोले कि यार ये आदमी तो पढ़ा लिखा लगता है। तो मैंने कहा कि मनोज जी पढ़े लिखे नहीं है, मनोज जी इंजीनियर है, और बीएचयू की पढ़े हुए इंजीनियर है। तो अरे बाप रे, धोती पहनते हैं, उसमें विपरीत क्या है? विपरीत तो कुछ नहीं है। ऐसे मनोज जी को मैंने आज कहा कि आज भाई साहब आप साहित्यकार बन गए। तो उसमें राय साहब, उस साहित्य से एक शब्द मेरे को याद है कि मैं बचपन में बहुत एक साहित्य में पढ़ा था। मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, तो उसमें पढ़ा कि एक वो व्यक्ति नहीं, एक अनुष्ठान है। हिंदी में अनुष्ठान ही तो है ना, इंस्टीट्यूशन, संस्थान। व्यक्ति नहीं है, संस्थान। उड़ीसा में अनुष्ठान है। तो मैं बहुत समय तक सोचता है व्यक्ति कैसे संस्था बनेगा, अनुष्ठान कैसे बनेगा। लेकिन मैं आज कहूं, डॉक्टर माननीय राम बहादुर राय जी एक संस्था है, एक प्रवाह है, एक विचारधारा है, एक त्रिवेणी संगम है। ऐसे महानुभव की आज संविधान की अनकही कहानी के बारे में एक पुस्तक आई है। मित्रों, मैं छात्र आंदोलन से आता हूं, जिसके बारे में मैंने गर्व से उल्लेख भी किया। उस समय में मैं विद्यार्थी की जिंदगी में संविधान को थोड़ा पढ़ा था। बाद में संविधान के संबंध जो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले लोग वो गहन पढ़ते थे, बाकी लोग वकील पढ़ते थे। जेटली साहब की याद आई, बहुत मैं प्रसन्न, मैं आभारी हूँ राय साहब का। उन्होंने अपना बड़े दिल की परिचय दिखाया, उनकी विशालता दिखाई। स्वर्गीय अरुण जेटली जी जितने बड़े व्यक्ति थे, और उनकी संविधान के प्रति जो विश्वास था, जो धारणाएं थी, उसमें राय साहब की बहुत बड़ा अवदान है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, मैं अरुण जी के साथ बहुत समय बिताया, और अरुण जी कई विषयों को, फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए मैं अनेक बार राय साहब के बारे में चर्चा करते हुए भी सुना, कोट करते हुए सुना। इसलिए आप आज योग्य तरीके से उनको सम्मानित भी किया। ऐसे आज संविधान के बारे में वकील जब
कोर्ट में तर्क करता है तब संविधान की धाराओं को कोट करता है। नहीं तो आज नई पीढ़ी के सामने, मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी निभाते हुए मेरा अनुभव आ रहा है, अभी चुनौती है एक मूल विषय को बड़े रोचक तरीके से कैसे अभी की पीढ़ी को दिखाए। जो पीढ़ी माँ, पिताजी, भाई बहन को छोड़ के, खेल वगैरह तो दूर हो गया है, छोड़ के अपने डिजिटल गैजेट के अंदर घुसा हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, नए नए चीज आ गया, हमें भी मालूम नहीं है, बच्चों को पूछने से पता चलता है। उस समय में इतने बड़े विरासत की ये महा तथ्य को, ये अनोखी तथ्य को कैसे हम स्थापित करें, इसकी इतिहास क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसमें हमें क्यों विश्वास रखनी चाहिए, यही आज सबसे बड़ी चुनौती है। मित्रों, मैं लंबा विषय नहीं कहूंगा, मैं इस विषय का विश्वासी हूं। मैं संविधान को मैंने कैसे समझा, मैं 2000 से ही विधायक रहा, तब एक विधायक के नाते संविधान को हम उस विधानसभा के विद्वानों को कोट करते हुए देखा। लेकिन मैं पहली बार जब 2004 में लोकसभा आया, तब उस समय की सरकार धार्मिक आधार पे आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई, कानून लाने का प्रयास किए। उस समय में उसको असहमति जताते हुए आरक्षण धार्मिक आधार पे नहीं देना चाहिए, जाति और सामाजिक विभेद के आधार पे आरक्षण हमारे देश में है, उसकी मूल अध्ययन मेरे को किसी मित्र ने कहा कि आप संविधान पढ़ो। मैं संविधान को तब पहली बार लाइब्रेरी में जाके पढ़ा, उसको समझने का कोशिश किया। तब मेरे एक धारणा आई कि अरे, तो ये संविधान में जो संविधान सभा की परिचय मेरे जीवन में पहली बार हुआ 2004 में। तब मैंने अनुभव किया ये सारे समस्या की, 2004 तक देश की मिजाज बदल चुका था, देश की परिस्थितियां बदल चुकी थी। उस समय में तब भी मेरे को संविधान सभा जैसे लगा ये तो अभी के विषय में लिखा गया है, लिखा तो गया है 50s में, लेट 40s में, चर्चा उसकी हुई होगी मिड 40s में। तब से लेके आज तक 2004 तक, तब मेरे को लगा 50-55 साल के बाद ये कितनी प्रासंगिक अभी भी है। इसलिए संविधान के प्रति मेरा विश्वास बढ़ा। दूसरी बात मैं अभी कहा गया कि सारे समस्या की समाधान भी संविधान के अंदर है। आज संजोग देखिए, आज है 18 जून 1951। 18 जून में संविधान बना, 48 में संविधान पारित हुआ। उसके आगे पहला 50 में लागू होने के बाद पहला संशोधन हुआ 51 में, जिसके बारे में आज सभी ने चर्चा किया, हरिवंश जी ने चर्चा किया। तो संविधान जब 370, आज संजोग से मनोज जी मंच पे बैठे हैं, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख भी किया। आखिर क्या हुआ, उसको 370 को सस्पेंड किया गया, उसकी कानूनी शब्द है, उसको निरस्त किया गया है, रिपील नहीं किया गया, क्योंकि मैंने कहा कि हम सब संघ वाले हैं, एबीवीपी, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, हम लोग इसी विषय पे थे कि हमको पूर्ण बहुमत दो तिहाई बहुमत होने के बाद हम 370 को हटाएंगे। लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 370 को सादे बहुमत में भी हटाए। समाधान कहाँ था? समाधान संविधान सभा की चर्चा में ही थी। सारे विद्याओं की जो मूल विषय था ना, संविधान सभा में ही था, समस्या की समाधान भी था। 370 ब्रैकेटेड 3 में यह कहा गया था कि संविधान सभा में यह चर्चा की गई थी कि आवश्यक होने से 370 को सस्पेंड किया जाएगा। आज सस्पेंड किया गया, उसकी नतीजा क्या हुआ? भारत की गरीबों को जो फायदा देश में मिलता था विशेष अधिकार के नाम पे, उस फायदे को जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता था, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन नहीं मिलता था,
प्रधानमंत्री सड़क योजना घाटी में नहीं बनते थे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब मां को गैस नहीं मिलता था। मैं आभार प्रकट करूंगा मनोज जी को। मनोज जी ने बखूबी 370 उठने के बाद वहां के गरीबों को, वहां के आवाम को भारत की नागरिकों की हक वहां दिलवाया। यही 370 उठने के बाद हुई। लगाया संविधान सभा ने उस समय परिस्थिति को देखते हुए, राजनीति को उठाया भी संविधान सभा की चर्चा को आधार करते हुए। मित्रों, आज चर्चा हो रही है, इसीलिए संविधान, मैं और एक घटना कहूं कि संविधान सभा में ये सारा विषय की रिजर्वेशन हो, 370 हो, अभी हमें आलोचना होती है। अभी लघु मंतव्य भी राय साहब ने दिया कि आज ऑनलाइन, ऑफलाइन, सैटेलाइट, इंटरनेट कईयों में, आज अखबारों में भारत के राष्ट्रपति की चुनाव अगले महीना होगा। किसी ने कहा कि भाई आपके पास 48% है। मैंने कहा कि 52% किसके खाते में है? हमारे पास चलो 48% है, हमें पूरा विश्वास है, त्यागी जी जैसे भाई हमारे साथ हैं, हम 42 को, 48 को मैं जानबूझ के हरिवंश जी का नाम नहीं लिया, संविधान की पद में हरिवंश जी, मैं 48 को हमारी देश की प्रधानमंत्री पे जनता की भरोसा है। हम एक अच्छे महानुभव को भारत के राष्ट्रपति इस देश की जनता निश्चित रूप में बनाएगा, हमारे विश्वास है। आज अखबार की 2 एडिटोरियल आया है। 2 एडिटोरियल में यह लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू की लोग जीत के आना चाहिए। कुछ मित्रों को पसंद नहीं है दलित घर के, सामान्य घर के व्यक्ति, हिंदी कहने वाला व्यक्ति कैसे देश की राष्ट्रपति बन जाए, कैसे सामान्य घर के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन जाए। अटल जी को मौका मिला, अटल जी ने उस समय में कीर्ति स्थापित किया, परम आदरणीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति जी के लिए नाम प्रस्तावित करके। यह भारत की संविधान की उपक्रम है। These are the product of constitutional process। मित्रों, इसीलिए हमारी नागरिकों की संविधान के प्रति विश्वास और बढ़ती है और बढ़नी चाहिए। बात बहुत कही जाती है डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, आजादी के बारे में। मित्रों, आज उसकी विषय में चर्चा भी हुई। मैं आपको सिर्फ एक विषय पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। विकिपीडिया में इसके बारे में लिखा गया है। 1951 में माननीय नेहरू जी की प्रशासन ने पहली बार संविधान संशोधन आज ही के दिन किया था। 1951 18 जून को किया था। किस विषय पे किया था, क्या लिखा गया था? ये कोई भारत सरकार की मसौदा नहीं है, मेरे पार्टी की ये प्रेस नोट नहीं है, यह एक रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट है जिसको मैं पढ़ के आज की कार्यक्रम में सुनाना चाहता हूं। द नीड टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ स्पीच अराइव्ड इन 1950 व्हेन द गवर्नमेंट came under severe criticism in the press about its response to the refugee influx in West Bengal and extrajudicial killing of communist activists in Madras. The administration censored the press, but the same was held unconstitutional by courts, forcing the government to look for the new ways. मित्रों, जो लोग आज प्रजातंत्र की झंडा लेके, भारत में तो कोई सुनता नहीं, विदेश जाके कहना पड़ता है, लंदन में जाके कहना पड़ता है भारत में प्रजातंत्र है या नहीं है, वे लोग आज भारत में जो गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की, सर्व देश भर की जनता की ज्यादा आशीर्वाद लेके जो जीत के आता है, उसी को प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि आप अनडेमोक्रेटिक हो, आप आजादी नहीं देते हो। मित्रों, ये सब कहा जाता है इसीलिए क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में संविधान की आउटकम है प्रजातंत्र। ये भारत में ही संविधान, दुनिया की आधे देशों में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम जैसे समझते ऐसा है ही नहीं। भारत दुनिया भर की, अभी अमेरिका की खूब नाज है कि हम बहुत बड़े प्रभावशाली प्रजातंत्र हैं। पिछले बार चुनाव नतीजे आने के बाद कैपिटल में क्या हुआ, अभी भी वहां का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है।
कोई अगले बार चुनाव लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, इसकी तर्क हो रहा है। ये उनकी प्रजातंत्र है, हमारी प्रजातंत्र है। हाँ, थोड़ा बहुत उठते ईवीएम गड़बड़ी कर दिया, जब जीतते हैं तो नहीं कहते, हार जाते तो कहते हैं। मित्रों, मैं अभी और दो उदाहरण देना चाहता हूं, और एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र क्या है, जो संविधान की उपक्रम है, जो संविधान की बाई प्रोडक्ट है, संविधान की मेन प्रोडक्ट है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये भवन बनाया, अंबेडकर भवन बनाया। बहुत प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में बैठे थे। इस देश ने बहुत योग्य लोगों ने बैठे, सब योग्य लोग ही बैठे, जो बैठे सब योग्य लोग बैठे। लेकिन संविधान की मुख्य व्यक्ति बाबा साहब के बारे में पार्लियामेंट की सदन की इतने निकट में इतना भव्य स्मृति कौन बनाया? और हमें कहा जाता है कि हम अप्रजातांत्रिक है, हम असहिष्णु है। हमने अंबेडकर जी के बारे में ये स्मारक बनाई, ये हॉल बनाई, हम सब बैठे हैं इसमें से। अभी मैं सभी आपको निवेदन करूंगा कि आप तीन-मूर्ति भवन में नया प्रधानमंत्री संग्रहालय बनी है। उस संग्रहालय में देश की पहला प्रधानमंत्री जी से लेके मोदी जी की पहले तक, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य एग्जीबिशन में प्रकट किया गया है। एक चित्र में सिर्फ मेरे स्मृति में एक बस उदाहरण देना चाहूंगा। एक नेहरू जी की कालखंड में घूमते घूमते एक जगह पे मैंने पूछा, विदेश में नेहरू जी कहीं गए हैं 50s में, उनको एक उपहार मिला है। जो मेरे साथ नेहरू म्यूजियम की जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि साहब, मैंने कहा ये कहाँ से लाया, ये आर्टिफैक्ट कहाँ से लाया, ये जो प्रेजेंट था, ये जो गिफ्ट था, ये कहाँ से लाया? बोले कि ये उस राष्ट्र नेहरू म्यूजियम की मैंने गोडाउन में पड़ा था। 50s में देश के प्रधानमंत्री जी को मिला, उसको अनपैक नहीं किया गया था। अभी मोदी जी का सौभाग्य था उनको अनपैक करके उनको प्रदर्शित किया। 3-3 खानदान, उस पीढ़ी के 3-3 पीढ़ी, उस खानदान के 3-3 पीढ़ी देश संभाले। आज मैं इसीलिए राय साहब के पास कृतज्ञ हूं, देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से। उन्होंने बहुत सारा अनकही कहानी, जो इतिहास की सही तथ्य है, उसको देश के सामने रखा। मित्रों, अभी आवश्यकता क्या है? अभी शायद ये मेरे ही सौभाग्य, इसीलिए मेरे को यहाँ बुलाया गया है, बाबू और थोड़ा पढ़ाई कर। अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में आई है। उसको अभी 2 साल पूरा होगा। अभी नई टेक्स्ट बुक बनाने की काम चल रही है, नई प्रसंग बनाने के लिए काम करे। जब मैं नई कहता हूं, इसके अर्थ है सब पुराने चीजों को छोड़ के नया चीज करना, ऐसा नहीं है। डॉक्टर दिनेश सिंह जी यहाँ बैठे हैं, वो एक देश की जाने माने शिक्षा भी थे। शिक्षा को हर एक समय में प्रासंगिक करते हुए, कॉन्टेक्चुअल करते हुए उपस्थापित करने का दायित्व शिक्षक की है, प्रबंधकों की है। यही काम आज हमको एनईपी में करने का मौका मिला। मैं निश्चित रूप में राय साहब जी को निवेदन करूंगा, और आप जैसे अनेक महानुभावों को, बजरंग गुरु जैसे महानुभावों को मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो एनसीएफ वाला ग्रुप है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाला जो स्टीयरिंग कमेटी है कस्तूरी रंगन जी का नेतृत्व में, मैं उनको भी निवेदन करूंगा और आपको भी आज निमंत्रण कर रहा हूं सार्वजनिक रूप में। आप आइए, संविधान की स्पिरिट, संविधान की प्रसंग, संविधान की इतिहास, ये सारा विषय के बारे में आप आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे काम पे आएगा, कैसे उनकी स्मृति में आएगा, क्यों हमको संविधान बनाइए, संविधान कैसे सर्वश्रेष्ठ है। इस बार 2019 में प्रधानमंत्री जी बहुमत प्राप्ति करने के बाद जब हम उनको नेता चुने, उन्होंने पहला काम किया, संविधान को जाके प्रणाम किया। पहली बार आए तो संविधान की मंदिर को, संविधान सभा जहां बैठी थी उस मंदिर को प्रणाम किए। इस बार संविधान को प्रणाम किए और कानून की राज चलाने का वादा किया, संविधान आधारित व्यवस्था चलाने के लिए राज्य किया, जिम्मेवारी लिया, पण किया। मैं आने वाले दिनों में ना केवल स्कूली पाठ्यक्रम, यूजीसी के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हो, यूनिवर्सिटियां उसके ऊपर रिसर्च करें, आखिर संविधान की आज की क्या प्रासंगिकता है, इतिहास क्या रहा है। दुनिया के संविधान में आज हमारी 75 साल होने वाला है, 75 साल के अनुभव कैसे रहा, ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, इस पीढ़ी की जिम्मेवारी बनती है
इसको आने वाले 21वीं सदी में कम से कम 100-200 सालों के लिए इसको एक प्रासंगिक तरीके से रखना। मैं शायद एक रोचक कहानी करके मेरे रोचक अनुभव कह के मैं विषय को बंद करूंगा। मैं इन दिनों में उत्तर प्रदेश में खूब घूमा हूं, थोड़ा हिंदी मेरा भी ठीक होने लगा है। उत्तर प्रदेश में जब घूमा मेरा एक अनुभव आया, अवध से पूर्वांचल तक किसी भी घर में जाओ, कोई भी व्यक्ति को मिलो या थोड़ा विद्वानों के साथ और चर्चा करो, तुलसीदास की चौपाई सबकी जुबान पे है। कोई एनसीईआरटी के कोर्स में तो उनको पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाते तो क्या क्या हो जाता। लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है, और वो बिहार तक गांव में लोगों की नाम क्या है, एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह उस इलाका में मिलता है। लिखा कौन रामायण को? लिखा ऋषि वाल्मीकि ने। उसको लोकप्रिय कौन कराया, लोक भाषा में कौन लाया, लोक स्मृति में कौन भरा? आचार्य तुलसीदास जी ने। मैं मानता हूं संविधान को जो संविधान सभा में चर्चा किया, उसको नरसिंह राव जी ने लिखा और अंबेडकर जी ने उसको दिशा दिया। ये वाल्मीकि की भूमिका को निभाए। अभी आवश्यकता है राय साहब जैसे तुलसीदास का इसको लोकप्रिय कराने का। मैं इसको कितना भी आभार प्रकट करूंगा कम होगा। जिस लोक भाषा में हम राय साहब की, मैं हिंदी भाषा का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं बचपन से राय साहब को पढ़ता हूं, जनसत्ता के दिनों से पढ़ता हूं, और सामान्य तरीके से चीजों को समझाने के उनकी तरीके का मैं अनुयायी हूं, प्रभावी हूं उनसे। आज संविधान जैसे विषय को उन्होंने देश की विशेष करके नई पीढ़ी के लिए एक रोचक तरीके से उसको सामने लेके आए हैं। मैं देश की शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारी जिम्मेदारी बनती है इस 21वीं सदी के तुलसीदास की चौपाई को घर घर तक ले जाना, तभी यह देश महाशक्ति बनेगा, तभी यह देश की अर्थनैतिक विकास होगा। इस देश की गरीबों के कल्याण होने से यह देश अपने आप में दुनिया की विश्व गुरु बन जाएगा। इसी धारणा हम सभी के हैं। उसी कड़ी में राम बहादुर राय जी ने एक सीढ़ी हम लोगों को चढ़ाने का काम किया, दधीची के काम किया, चाणक्य के काम किया। उनको अनेक अनेक धन्यवाद। वो शतायु हो, ऐसे ही हमको मार्गदर्शित करते रहे। आप सभी को नमस्कार।